नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की है। ये बात 2016 की है। बांकुड़ा जिले में शिवेंद्र शर्मा का परिवार रहता था। वे एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। उनकी 26 वर्षीय बेटी आकांक्षा शर्मा, जो एमएससी की डिग्री हासिल कर चुकी थी, माता पिता से यह कहकर कि वह न्यूयॉर्क में नौकरी के लिए जा रही है, वह घर से निकल गई। शुरुआत में वह फोन करती थी, लेकिन धीरे धीरे फोन करना भी बंद हो गया और केवल एसएमएस के जरिए घर वालों से बात करने लगी। आकांक्षा शर्मा के माता पिता बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी ने धीरे धीरे एसएमएस के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिन तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन जब उन्हें किसी अनहोनी का शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने गुमशुदगी की जांच तो शुरू की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। तो आकांक्षा के घर वालों को संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके बाद केस को बांकुरा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच के टीआई अमिताभ कुमार ने आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की, तो वह साकेत नगर भोपाल में मिली। आकांक्षा तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही थी, फिर अचानक उसका फोन भोपाल में क्या कर रहा था? यह सवाल पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए एक बड़ी उलझन बन गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच के टीआई अमिताभ कुमार 30 जनवरी 2017 को अपनी टीम के साथ भोपाल पहुंचे। गोविंदपुरा के सीएसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर पुलिस ने उन्हें पूरी जानकारी दी। इस टीम में आकांक्षा का छोटा भाई आयुष सत्यम भी था। पुलिस ने योजना बनाई और उस घर की गुपचुप रेकी करना शुरू कर दिया, जहां आकांक्षा का फोन ट्रेस हुआ था। यह पता चला कि वह घर उदयन नाम के युवक का था। जैसे ही पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर डाली, कई संदिग्ध हरकतें सामने आईं, जो सवालों के घेरे में थीं। 31 जनवरी और 1 फरवरी 2017 को पुलिस लगातार उदयन की निगरानी करती रही, लेकिन कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं हो पाई। फिर 2 फरवरी को पुलिस ने उदयन के घर MIG 62 सेक्टर 3A साकेत नगर पर छापा मारा। यह घर उदयन दास का था। उस वक्त उदयन दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुरा थाने के ASI सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए और उदयन से मेन गेट का ताला खुलवाया। इसके बाद तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य अजीब था। उदयन का घर धूल और गंदगी से भरा हुआ था। तीनों कमरों में लगभग 10,000 सिगरेट के ठूंठ बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें हर जगह लुढ़क रही थीं। खाने की बासी प्लेटें भी पड़ी हुई थीं, जिनसे बुरी बदबू आ रही थी। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दूसरे कमरे में एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर प्यार भरी बातें लिखी हुई थीं। जब पुलिस ने उस चबूतरे के बारे में सवाल किए, तो पहले तो उदयन खामोश रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसने फिल्मी स्टाइल में बताया कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। यह सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए मजदूर बुलाए, लेकिन चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूरों से नहीं खुदा। फिर पुलिस वालों ने जेसीबी मशीनों से खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी खुदाई के बाद एक बक्सा निकला, जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीने से पड़ी हुई थी। जब बक्सा खोला गया तो उसमें से आकांक्षा की मुड़ी तुड़ी हड्डियां बाहर निकली, जिन्हें पहले पोस्टमार्टम और फिर DNA टेस्ट के लिए भेजा गया। अब एक और सवाल उठने लगा था, उदयन दास के माता पिता कहाँ हैं? जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टरकाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, उसने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उसने अपने माता पिता की हत्या लगभग 5 साल पहले रायपुर स्थित अपने मकान में की थी और उन्हें लान में दफना दिया था। उदयन का कहना था कि जब वह भोपाल में सानवा जमात में था, तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मारकर फोड़ दिया था। रायपुर आने के बाद भी उसकी बेजा हरकतें नहीं रुकी। पढ़ाई में वह हमेशा से ही कमजोर था, लेकिन रायपुर आने के बाद नशे की आदत भी लग गई थी। चूंकि उसके माता पिता उसे पढ़ाई के लिए बार बार डांटते रहते थे, वह उनसे नफरत करने लगा था। जब कॉलेज की डिग्री पूरी होने का समय आया, तो उसने अपने माता पिता से झूठ बोला कि वह पास हो गया है। जब माता पिता ने उसे नौकरी करने को कहा, तो उसे लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उन्हें मारने का फैसला लिया। एक रात जब उसका पिता चिकन लेने बाजार गए थे और मां ऊपर की मंजिल पर कपड़े रख रही थी, तो उसने उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। जब पिता बाजार से लौटे, तो उसने उन्हें चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी,
और जब वे गहरी नींद में चले गए तो उनका भी गला घोंट दिया। माता पिता की लाशें ठिकाने लगाने के बाद उदयन ने मजदूरों को बुलाकर लान में 2 बड़े गड्ढे खुदवाए। फिर देर रात को उसने उनकी लाशें घसीटकर उन गड्ढों में डाल दी और सीमेंट से उन पर डलवा दिया। माता पिता की हत्या के बाद उदयन ने रायपुर स्थित मकान को 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। उदयन न केवल निकम्मा और अय्याश था बल्कि चालाक भी बहुत था। उसने इंदौर से अपने पिता की और इटारसी नगर पालिका से अपनी मां की मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और उन पर आधारित सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। इसके अलावा मां की पेंशन के लिए उसे यह साबित करना जरूरी था कि वे जीवित थीं। तो उसने 2012 में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाया और बैंक के मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालने लगा। उदयन ने अपनी जिंदगी अय्याशी में गुजारनी शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए आकांक्षा शर्मा से हुई। आपको बता दूं, उदयन अपनी माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता भेल में नौकरी करते थे और वह रायपुर में रहते थे। वही मां भोपाल में एक सरकारी विभाग में डाटा विश्लेषक की नौकरी करती थी। उदयन के भोपाल, रायपुर और दिल्ली में अपने मकान थे। उदयन दास की कई प्रेमिकाएं थीं। उनमें से एक थी आकांक्षा शर्मा। फेसबुक चैटिंग में उदयन दास ने खुद को IAS अफसर बताया था, जो अपनी मां के साथ अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आया करता है। अपने पिता BK दास को उसने भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, और मां इंद्राणी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड DSP थी। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वह IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। उदयन दास भले ही भोपाल में रह रहा था, लेकिन आकांक्षा शर्मा को उसने यकीन दिलाया था कि वह अमेरिका में है। इसी बहाने उसने आकांक्षा को बताया कि वह जल्द ही दिल्ली आ रहा है। दिल्ली में मिलने के बाद दोनों ने कुछ दिन साथ बिताए। उदयन दास की नकली रईसी का आकांक्षा पर गहरा असर पड़ा। दोनों ने मिलकर हरिद्वार, मसूरी और देहरादून की यात्रा की और एक ही होटल में एक साथ रुके। इसके बाद उदयन ने यह वादा किया कि वह जल्द ही फिर भारत आएगा और इस बार उनकी मुलाकात भोपाल में होगी, जहां उसके 2 मकान थे। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को विश्वास दिलाया था कि उसका भोपाल वाला मकान काफी बड़ा है और उसके निचले हिस्से को उसने ब्रह्म कुमारी आश्रम को किराए पर दे रखा है। इन कुछ मुलाकातों के दौरान आकांक्षा को लगने लगा कि उदयन वही इंसान है जिसकी वह तलाश कर रही थी। उसकी रईसी और स्टाइलिश अंदाज ने आकांक्षा को इस हद तक प्रभावित किया कि उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस शख्स के साथ उसका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित और चमकदार रहेगा। वह तो शादी के बाद अमेरिका में बसने और वहां नौकरी करने के सपने तक देखने लगी थी। इसी विश्वास के साथ दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह एक खूंखार अपराधी के जाल में फंस चुकी थी। एक दिन उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा से कहा कि अब उसका अमेरिका में मन नहीं लग रहा है और वह चाहता है कि वे शादी करके भोपाल में ही बस जाएं। यह सुनकर आकांक्षा के अमेरिका में नौकरी करने के सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को पहले ही बता दिया था कि वह नौकरी के लिए अमेरिका जा रही है। लेकिन तब तक आकांक्षा उदयन से गहरा लगाव महसूस करने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि अगर वह उदयन के साथ रहेगी तो शायद आगे चलकर उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है। इसी भरोसे के साथ उसने भोपाल जाने का फैसला कर लिया। जून में वह उदयन की बताई तारीख पर भोपाल पहुंच गई, लेकिन अपने माता पिता को सच्चाई बताने के बजाय उसने झूठ कहा कि वह न्यूयॉर्क में नौकरी करने जा रही है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह झूठ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। आकांक्षा शर्मा ने भोपाल के पिपलानी इलाके में स्थित कालीबाड़ी मंदिर में उदयन दास के साथ शादी कर ली। इस दौरान वह अपने माता पिता से फोन पर लगातार संपर्क में थी, लेकिन हर बार यह झूठ बोलती रही कि वह अमेरिका में है। यह जून 2016 की बात थी। कुछ दिन उदयन के साथ पत्नी की तरह रहने के बाद आकांक्षा को एहसास होने लगा कि उसके पति ने उससे कई बड़े झूठ बोले हैं। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उदयन कभी भी अपने माता पिता से फोन पर बात नहीं करता था, और जब आकांक्षा उनसे जुड़ी कोई बात पूछती तो वह टाल मटोल करने लगता। हद तो तब हो गई जब आकांक्षा शर्मा को पता चला कि उदयन दास न सिर्फ अव्वल दर्जे का नशेड़ी है,
बल्कि उसकी कई और लड़कियों से नाजायज रिश्ते भी थे। शादी के बाद वह खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता था। आकांक्षा को लगता था कि सेक्स उसके लिए जरूरत नहीं, बल्कि एक खास किस्म की बीमारी बन गई है। आकांक्षा इन सब हरकतों से अंदर ही अंदर घुटने लगी, लेकिन अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जुलाई 2016 तक वह अपने घर वालों से फोन पर बात करती रही, लेकिन अब उसकी बातचीत पहले से काफी कम हो गई थी। शायद उदयन के व्यवहार और अपने हालात को लेकर वह परेशान थी। धीरे धीरे उसने फोन कॉल करना लगभग बंद कर दिया और सिर्फ एसएमएस के जरिए घर वालों से संपर्क करने लगी। 14 जुलाई 2016 का दिन आकांक्षा शर्मा के लिए कहर बनकर टूटा। उदयन दास ने उससे कई झूठ बोले थे, लेकिन एक झूठ आकांक्षा ने भी उससे छिपाया था। दरअसल आकांक्षा का एक पुराना बॉयफ्रेंड था, जिसने उसके कुछ निजी फोटो, जहां वह कम कपड़ों में थी, व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। जब ये तस्वीरें उदयन दास की नजर में आईं, तो वह गुस्से से पागल हो उठा। उदयन ने जब आकांक्षा से इस बारे में पूछा, तो उसने कुछ बातें सच बताईं और कुछ बातें छिपाने की कोशिश की। लेकिन उदयन को लगने लगा कि न सिर्फ आकांक्षा ने उससे झूठ बोला है, बल्कि वह अब भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते में है और उसे पैसे भी भेजती रहती है। उसका शक अब गहरे गुस्से में बदल चुका था और वह इस रिश्ते का एक खतरनाक अंत सोचने लगा था। आकांक्षा से रात भर झगड़ा होने के बाद वह तो सो गई, लेकिन उदयन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बड़ा धोखा किया है। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। पूरी रात वह जागकर हत्या की योजना बनाता रहा और सुबह के 5 बजते बजते उसने अपने नापाक इरादों को अंजाम दे डाला। उदयन ने पहले गहरी नींद में सो रही आकांक्षा का तकिए से गला दबाया, ताकि वह हिल भी न सके। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी अब कोई हरकत नहीं कर रही, तो उसने अपनी ताकत से उसके गले पर और जोर डाला, जब तक कि उसकी सांसें पूरी तरह नहीं थम गईं। अब सबसे बड़ी समस्या आकांक्षा की लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह होते ही उदयन दास पास की एक दुकान से 14 बोरी सीमेंट खरीद लाया। उसने आकांक्षा की लाश को एक पुराने बक्से में डाल दिया और उसमें करीब 10 बोरी सीमेंट घोलकर भर दिया, ताकि लाश पूरी तरह जम जाए और गलने से बदबू न फैले। इसके अलावा बदबू रोकने के लिए उसने बक्से के चारों ओर सेलो टेप भी अच्छी तरह से चिपका दी। दोपहर में उसने अपने एक जानकार मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। उसने बहाना बनाया कि वह घर में मंदिर बनवाना चाहता है। मिस्त्री ने चबूतरा बनाने के लिए जमीन खोदनी शुरू कर दी, लेकिन उदयन को डर था कि कहीं वह लाश वाले बक्से को न देख ले। इसलिए उदयन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाए रखा और तगड़ा मेहनताना देकर उसे चलता कर दिया। इसके बाद उदयन ने लाश वाला बक्सा गड्ढे में डाल दिया और उस पर मजबूत सीमेंट का चबूतरा बना दिया, ताकि किसी को शक न हो। उसने चबूतरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। अब आकांक्षा शर्मा का कोई निशान बाकी नहीं था। कम से कम उदयन को यही लगा। लेकिन अपराध कितना भी गहरा दफन कर दिया जाए, एक न एक दिन वह बाहर आ ही जाता है। बाद में यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सेशंस जज ने दास को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। वैसे उदयन दास के मामले से लड़कियों को एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। फेसबुक की दोस्ती तब जानलेवा बन सकती है जब वे ऐसे जालसाज और फरेबी लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं, जैसे उदयन दास था। जब लड़कियां अपने घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती हैं, तो यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर और सतर्कता से करना चाहिए। आज की दूसरी कहानी मुंबई से सटे कल्याण की है। ये बात 2019 की है। कल्याण तहसील में एक चौकी आती है राया। 23 जून 2019 को राया के पुलिस चौकीदार किरण जाधव को किसी ने बताया कि गांव के बाहर नाले के किनारे बोरी में किसी की लाश पड़ी है। चूंकि किरण जाधव गांव में पुलिस की तरफ से चौकीदार था, इसलिए वह इस खबर को सुनते ही मौके पर पहुंच गया। जो जानकारी उसे मिली थी वह सही निकली। सच में वहां एक बोरी में लाश थी। यह देखकर किरण जाधव ने तुरंत टिटवाला थाने में फोन कर इसकी खबर दे दी। यह बात 23 जून 2019 की है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बालाजी पांड्रे को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बालाजी पांड्रे एसआई कमलाकर मुंडे और अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बोरी में एक युवती की अधजली लाश पड़ी थी। बोरी और लाश दोनों ही जली हुई हालत में थे। मृतका की उम्र लगभग 25-30 साल के बीच लग रही थी
और उसका शरीर बुरी तरह झुलसा हुआ था। मृतका की कमर पर काले धागे में पीले रंग का ताबीज बंधा हुआ था। जिस बोरी में लाश थी उसमें मुर्गियों के कुछ पंख भी चिपके मिले। थाना प्रभारी ने तुरंत यह जानकारी अपने अधिकारियों को दी। कुछ ही देर में फोरेंसिक टीम के साथ एसडीपीओ आर गायकवाड़ और क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर वेंकट आंधले भी घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां तमाम लोग जमा हो चुके थे। पुलिस अधिकारियों ने उन सभी से लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। फोरेंसिक टीम का जांच का काम निपट जाने के बाद थाना प्रभारी ने लाश मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दी और अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए ठाणे के एसपी डॉक्टर शिवाजी राठौड़ ने 2 पुलिस टीमें बनाई। पहली टीम का गठन एसडीपीओ आर गायकवाड़ के नेतृत्व में किया। इस टीम में थाना प्रभारी बालाजी पांढरे, एसआई कमलाकर मुंडे, जितेंद्र अहिरराव, हवलदार अनिल सातपुते, दर्शन साल्वे, सचिन गायकवाड़ और तुषार पाटिल आदि को शामिल किया गया। दूसरी टीम क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर वेंकट आंधले के नेतृत्व में बनाई गई। इस टीम में एपीआई प्रमोद गढ़ाख, एसआई अभिजीत टेलर, बजरंग राजपूत, हेड कांस्टेबल अविनाश गर्जे, सचिन सावंत आदि थे। दोनों टीमों का निर्देशन एडिशनल एसपी संजय कुमार पाटिल कर रहे थे। मृतका के गले में जो ताबीज था, पुलिस ने उसकी जांच की तो उस पर बांग्ला भाषा में कुछ लिखा हुआ नजर आया। इससे अंदाजा लगाया गया कि युवती शायद पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। इसके अलावा जिस बोरी में शव मिला था उसमें मुर्गियों के पंख फंसे हुए थे। इससे पुलिस को शक हुआ कि यह बोरी किसी चिकन दुकान से लाई गई होगी। पुलिस ने अपनी जांच इन दोनों सुरागों पर केंद्रित की। उन्होंने टिटवाला में चिकन की दुकानों के मालिकों को अज्ञात युवती की लाश की तस्वीरें दिखाईं। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। एक दुकानदार ने फोटो पहचानते हुए बताया कि यह युवती टिटवाला के खड़वली इलाके में रहने वाली मोनी है। वह अक्सर बनेली के चिकन विक्रेता आलम शेख उर्फ जाने आलम की दुकान पर आती जाती थी। पुलिस टीम तुरंत आलम शेख की चिकन की दुकान पर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। जब पुलिस ने उसके नौकर से पूछा तो उसने बताया कि आलम शेख पश्चिम बंगाल स्थित अपने घर गया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उसकी दुकान की जांच की और फिर खड़वली इलाके में उस जगह पहुंची जहां मोनी रहती थी। वहां के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि मोनी और आलम शेख के बीच नाजायज संबंध थे। अवैध संबंधों की बात सामने आने और आलम शेख के अचानक फरार होने से पुलिस को यकीन हो गया कि मोनी की हत्या में उसी का हाथ है। पुलिस ने किसी तरह आलम शेख का पश्चिम बंगाल का पता जुटा लिया। पता चला कि वह पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सदैपुर गांव का रहने वाला था। एडिशनल एसपी संजय कुमार पाटिल के आदेश पर एक पुलिस टीम पश्चिम बंगाल के सदैपुर भेजी गई। वहां पहुंचकर टिटवाला पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से आलम शेख को हिरासत में ले लिया। आलम शेख को स्थानीय न्यायालय में पेश कर पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड लिया और उसे लेकर टिटवाला लौट आई। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने मोनी की हत्या की बात कबूल कर ली। उसकी जुबानी मोनी की हत्या की पूरी कहानी इस तरह सामने आई। 33 वर्षीय आलम शेख उर्फ जाने आलम, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सदैपुर गांव का रहने वाला था, टिटवाला में चिकन की दुकान चलाता था। करीब 4-5 महीने पहले उसकी मुलाकात खड़वली इलाके में रहने वाली मोनी से हुई। मोनी उसकी दुकान पर चिकन खरीदने आई थी। पहली ही मुलाकात में आलम मोनी पर फिदा हो गया। बातचीत के दौरान उसने मोनी से उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। इसके बाद मोनी अक्सर आलम की दुकान से चिकन लेने जाने लगी। आलम ने नजदीकियां बढ़ाने के लिए उससे चिकन के पैसे लेने भी बंद कर दिए। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते गहराते गए और फिर जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। कुछ दिनों बाद आलम शेख ने मोनी के लिए खड़वली इलाके में एक किराए का मकान ले दिया, जहां वह अकेली रहने लगी। मोनी के अकेले रहने से आलम की तो जैसे मौज हो गई। जब उसका मन करता वह मोनी के पास चला जाता, वक्त बिताता और फिर वापस अपनी दुकान पर लौट आता। उनके रिश्ते की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। आलम मोनी की आर्थिक मदद भी करता था, लेकिन धीरे धीरे मोनी की पैसों की मांग बढ़ती गई। वह अब तक आलम से करीब 2.5 लाख रुपए ले चुकी थी। इतना पैसा लेने के बाद भी मोनी उसे ब्लैकमेल करने लगी। वह धमकी देने लगी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करा देगी। मोनी की इन धमकियों से आलम बहुत परेशान रहने लगा। आलम शेख मोनी से इतना तंग आ चुका था कि उसने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया।
उसने अपनी परेशानी अपने दोस्त मनोरुद्दीन शेख को बताई और उससे मोनी की हत्या में मदद मांगी। मनोरुद्दीन ने बिना किसी झिझक के आलम का साथ देने की हामी भर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर मोनी को खत्म करने की खतरनाक योजना बना डाली। 22 जून की रात आलम शेख अपनी दुकान पर गया और वहां से एक खाली बोरी लेकर मोनी के घर पहुंचा। उस समय मोनी सो रही थी। आलम ने दरवाजा खटखटाया तो मोनी ने दरवाजा खोल दिया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। आलम सही मौका ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने झट से मोनी के गले में अंगोछा डाल दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा। मोनी ज्यादा विरोध नहीं कर पाई और थोड़ी देर में उसकी सांसें रुक गईं। जब वह पूरी तरह बेहोश हो गई तो आलम ने अंगोछा ढीला किया। इसके बाद उसने अपने दोस्त मनोरुद्दीन शेख को वहां बुला लिया। दोनों ने मोनी के शव को साथ लाई हुई बोरी में डाला और फिर मोटरसाइकिल पर ले जाने लगे। रास्ते में उन्होंने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी खरीदा। फिर वे राया गांव के पास एक नाले के किनारे पहुंचे और वहां शव को फेंक दिया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने शव पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन लाश पूरी तरह नहीं जली, सिर्फ झुलस गई। काम पूरा करने के बाद दोनों वहां से भाग निकले। आलम शेख उर्फ जाने आलम से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दोस्त मनोरुद्दीन शेख को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आलम शेख और मनोरुद्दीन शेख को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत में उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए गए, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान शामिल थे। सुनवाई के दौरान दोनों ने पहले अपना गुनाह छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने पुख्ता सबूत रखे तो सच सामने आ गया। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। अब आलम शेख और मनोरुद्दीन शेख जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन मोनी की हत्या की यह कहानी लोगों के लिए एक सबक बन गई। गलत रिश्ते न सिर्फ समाज में बदनामी लाते हैं, बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। जब किसी रिश्ते में जबरदस्ती, लालच और धमकी आ जाती है, तो उसका अंत अक्सर दुखद होता है। अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से अपराध करें, लेकिन कानून से बचना मुश्किल होता है। आलम और मनोरुद्दीन को भी आखिरकार जेल की सजा मिली। मोनी ने आलम से बार बार पैसे लिए और उसे ब्लैकमेल किया, जिससे आलम ने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। पैसे के लालच में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। पुलिस की जांच और अदालत के फैसले ने यह साबित कर दिया कि अपराध कर कोई बच नहीं सकता। चाहे देर होगी, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।